हम लोग रिविजनरी टेस्ट पेपर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। पहला केस बेस्ड अपन ने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 to 5 अभी डिस्कस किए। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है विच आर बेस्ड ऑन केस सिनेरियो, वो अब हम लोग क्या है डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, एडवांस ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म in Jaipur, Rajasthan. The firm has obtained GST registration at its head office in Jaipur. Further, firm is having its depot for storage of goods in other districts in Rajasthan. यानी उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उसने जयपुर के एचओ को रजिस्टर करा रखा है और बाकी जो प्लेसेस हैं उनको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है अपने रजिस्ट्रेशन में। The depots are added as additional place of business in GST registration obtained at HO. Following details are provided about the firm for the month of July. जुलाई के महीने के रिलेशन में ये डिटेल्स फर्म ने प्रोवाइड करी है। अब देखिए पहला क्या है, एडवांस ट्रेडर्स दे रिसीव्ड गुड्स वर्थ ₹5 lakhs ऑन विच जीएसटी इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जीएसटी इस पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स लगेगा। गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25th of July. Supplier issued the invoice on 24th of July. Payment was made by advance traders on 30th July. In absence of accountant, the transaction was recorded in the books of accounts on 1st of August. तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जब हम बात करते हैं तो रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ता है, यानी यहाँ एडवांस ट्रेडर्स को जीएसटी पे करना पड़ रहा है। और क्या टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है उस केस के अंदर? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या जो डेट ऑफ पेमेंट है, डेट ऑफ पेमेंट है व्हेन द पेमेंट हैज बीन मेड या व्हेन द सेम हैज बीन एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आई से अर्लियर, या 30 days immediately after the date of issue of invoice. Immediately after the date of issue of invoice. अब यहाँ रिसिप्ट तो हो गई है माल की 25 जुलाई को, और जो आपके इनवॉइस जारी हो गई है 24 जुलाई को, तो एक हो गया आपने इमीडिएटली 30 days 24 अगस्त आ जाएगा। उसके अलावा डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा 24, ये इन्होंने सप्लायर ने पेमेंट कर दिया है इसको 30 तारीख को और रिकॉर्ड किया है इसको 1 अगस्त को, 30 अगस्त। इन जो भी तीनों डेटों में से पहले है तो अपनी जो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी ये आ जाएगी यहाँ जब डेट गुड्स रिसीव हो गए, टाइम ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर क्या है 25 जुलाई आएगी। ठीक है, फिर देखिए आगे, इन मंथ ऑफ जुलाई एडवांस ट्रेडर्स इशूड वाउचर्स वर्थ ₹2 lakhs टू इट्स कस्टमर्स विच वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट आइडेंटिफाइड गुड्स। which were eligible to be redeemed against what? The identified goods. In the month of July इनको एडवांस मिला है, मतलब इन्होंने वाउचर्स सप्लाई किए हैं वर्थ ₹2 lakh टू कस्टमर एंड विच वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट आइडेंटिफाइड गुड्स। तो अब ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर हो जाएगा जब आइडेंटिफाइड है तो फिर क्या हो जाएगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। ठीक है, ऑल्सो सर्टेन सेट्स ऑफ कस्टमर्स वर इशूड वाउचर्स वर्थ 5 lakhs. The said vouchers were eligible to be redeemed against any supply of goods in next 6 months. तो यहां supply is not identifiable, at a time of इश्यू ऑफ वाउचर। तो इस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा टाइम दैट इज द डेट ऑफ व्हाट? रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। जब ये वाउचर क्या होंगे? रिडीम होंगे, वो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इन दिस केस इट विल बी व्हाट? द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर्स। Then acts a partner in a firm
X, a partner in a firm, booked a hotel in Jaipur, Rajasthan, for wedding of his daughter in the month of October. The advance amount was 5 lakh for booking the hotel was paid online from the current account of advanced traders in July. And the hotel charged GST on such booking at the rate of 28%, CGST 14 and SGST 14 और IGST 28% as the case may be. तो यहाँ ये होटल वालों ने उनसे अमाउंट चार्ज किया है, होटल राजस्थान में बुक किया है, तो ये GST चार्ज करेंगे, CGST SGST ऑन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस एंड इशूड अ रिसीट वाउचर. उनको रिसीट वाउचर जारी कर दिया गया. एडवांस ट्रेडर्स मेड सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 25 lakhs ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई. 25 लाख रुपए का माल इन्होंने सप्लाई किया है. ऑफ द अफोरसेड सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 5 lakh बट नॉट लायबल टू GST. पर इसमें से 5 लाख रुपए का माल क्या था, नॉट लायबल था टू GST. However, advanced traders inadvertently charged GST on such goods and collected the same from customer. So, in case any amount is collected in name of GST, it is to be deposited to the treasury of the government. If you have collected any amount in the name of GST, even if the goods have not been liable, according to section 76, you will be required to pay the amount to the treasury of the government and then adjudication will be done. Due to clerical error, advanced traders made a deposit in minor head penalty of major head IGST for an amount of 3 lakh. There is no liability of interest on any IGST liability and amount is lying unutilized on GST portal. So here this amount is lying unutilized. Basically, why they are writing interest, they have deposited under minor head penalty. The balance ITC was nil for all the registrants. GST applicable is CGST 9%, SGST 9%, 18% IGST. ये GST की rate है. All the amounts are given are exclusive of GST wherever applicable. Based on this scenario, please answer the following questions. Compute the GST liability to be discharged through electronic cash ledger for the month of July by advanced traders. For computing this liability, consider there is no adjustment regarding amount provided in point number E above. यानी E का कोई adjustment नहीं करना है अपने को और liability पूछनी है. तो सबसे पहले तो जो ये आपको जो रिवर्स चार्ज बेसिस की लाइबिलिटी है, RCM की लाइबिलिटी क्या होगी, सेम इज टू बी डिपॉजिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी आपको. 5 लाख का अपने को 18%. एक तो 5 लाख का 18% ये हो गया, यानी 90,000 की ये लायबिलिटी कैश लेजर से होगी. बाद में इसका आपको क्या मिल जाएगा, ITC विल बी अवेलेबल. इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा, वॉट एवर इनपुट्स आर रिसीव्ड. दूसरी बात है, देखिए अब आगे सेकेंड पॉइंट में 2 लाख रुपए का माल बेचा है जिसकी सप्लाई आइडेंटिफाइबल है. टाइम ऑफ सप्लाई जुलाई में ही आ गई इसकी. 18% की रेट से 36,000 रुपए की ये लायबिलिटी आ जाएगी. ये सी इंफॉर्मेशन का तो कोई मतलब नहीं है, इसका तो कोई ITC मिल भी नहीं सकता है अपने को, क्योंकि ये तो पर्सनल यूज के लिए लिया जा रहा है, वेडिंग ऑफ डॉटर के लिए, नॉट फॉर बिजनेस. फिर 25 लाख रुपए का माल दिया है, पूरे 25 लाख पे GST की लायबिलिटी आएगी. किस रेट से, 18% की रेट से. तो ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है आपकी. देखो 2 लाख का 18% तो आ ही गया, 36,000, और 25 लाख का 18% यानी 4.5 लाख रुपए. 4.5 लाख तो एक आ गया और 36,000 एक आ गए. 486 इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने पास पड़ा हुआ है 90,000 रुपए का, तो ये आ जाएंगे 486
माइनस 90,000, 3,96,000 ये ई कैश लेजर से देना है, और 1,90,000 ये कैश लेजर से देना है। इसका ही आईटीसी आपको मिल गया है। तो कुल मिला के 4,86,000 रुपये आपको अमाउंट क्या है पे करना पड़ेगा। तो 4,86,000 विल बी द liability which is required to be paid through what? Electronic cash ledger. अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर्स अगेंस्ट होटल बुकिंग एक्सपेंस शैल बी, वुड बी देयर बी एनी चेंज इन होटल लोकेटेड इन आउटसाइड राजस्थान। तो ये तो होटल तो अपने पार्टनर के बच्चे की वेडिंग के रिलेशन में बुक कराया है, तो आईटीसी तो इसमें मिलेगा नहीं। एंड अगर होटल राजस्थान में हो या आउटसाइड राजस्थान में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 70,000 सीजीएसटी, 70,000 एसजीएसटी, नो क्रेडिट वुड बी अवेलेबल एट होटल बीन लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान, 70,000 सीजीएसटी, 70,000 एसजीएसटी, आईजीएसटी वुड हैव बीन अवेलेबल एट द होटल बीन लोकेटेड, नील आईजीएसटी 140 वुड बी अवेलेबल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है कि कोई क्रेडिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये सर्विसेज पर्सनल यूज के लिए काम में ली जा रही हैं, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो चेंज इवन इफ द होटल इज लोकेटेड व्हाट आउटसाइड राजस्थान। देन व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस वेयर जीएसटी इज कलेक्टेड ऑन सप्लाईज विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी। तो देखिए, अगर कोई जीएसटी के नाम से आप पैसा कलेक्ट करते हो और अगर वो सरकार की ट्रेजरी में जमा नहीं कराते, तो एज सच देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, क्योंकि जीएसटी के नाम से जो पैसा कलेक्ट करना है वो आपको कायदे से सरकार की ट्रेजरी में जमा कराना है। जीएसटी के नाम से अगर कोई पैसा कलेक्ट किया जाता है तो 76 के अंदर एज सच कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है। शो कॉज नोटिस जब भी उनकी इंफॉर्मेशन में आता है वो इशू किया जा सकता है। तो देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस इन दिस केस। देन advanced traders claim refund of the amount paid erroneously in minor head penalty of major head IGST. The authorities rejected the refund claim. Advanced traders filed a civil suit before jurisdictional magistrate. तो सिविल सूट उन्होंने फाइल किया है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, चूज कीजिए। तो देखिए सेक्शन जो 162 है ऑफ द CGST एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, बार on jurisdiction of civil courts। तो यहां पे the jurisdictional magistrate cannot pass any order regarding the refund claim, क्योंकि सिविल कोर्ट का कोई jurisdiction नहीं रहता है in relation to what, no civil courts have jurisdiction with to decide any question arising from relating to anything done और purported to be done under the act। उसके बाद देखिए एडवांस ट्रेडर्स यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ पेड erroneously in the minor head penalty of the major head IGST against tax liability to be discharged in cash। प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये पूछ रहे हैं कि आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो अब देखिए जो अमेंडमेंट आया है, जो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट से आया है 2019 में, तो जो आपने ई कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कराया है, चाहे वो टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, वो मेजर हेड माइनर हेड में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, एनी मेजर हेड एनी माइनर हेड। और इसके लिए फॉर्म GST PMT 09 नोटिफाई कर दिया है इन्होंने, एंड सेम हैज बीन मेड इफेक्टिव व्हाट फ्रॉम 21/4/2020। तो अब ये अमाउंट क्या किया जा सकता है, अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर पेनल्टी अमाउंट अंडर एनी हेड, ऐसी बात नहीं है, किसी के लिए भी ये यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर डिस्चार्जिंग IGST लायबिलिटी अंडर एनी माइनर हेड। अब यहाँ है द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी अंडर एनी माइनर हेड और अंडर मेजर हेड। सी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इन दिस रिगार्ड। सी क्या है इस केस के अंदर, क्या है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी अमाउंट रिलेटेड टू IGST,
ये अब पहले की बात थी, अब PMT 09 फॉर्म ट्रांसफर के रिलेशन में है। आप मेजर हेड माइनर हेड एक जगह से दूसरी जगह से अमाउंट जो रॉन्गली डिपॉजिट कराया है उसको आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो दैट हैज बीन इन रूल 87 सब रूल 13 as well as the amendment has been inserted in section 49 subsection 10 and subsection 11, so you can refer those amendments। तो ये अपने 6 से लेके 10 तक का ये केस स्टडी बेस्ड अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, इट्स इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। In respect of consignment supplied on 20th August, provisional assessment was resorted to. The assessment was finalized on 20th November and taxpayer become liable to pay differential IGST 10,000 rupees. Taxpayer paid this amount on 20th of February next year. तो अब इसने ये 20 फरवरी नेक्स्ट ईयर को पैसा दिया है। नंबर ऑफ डेज फॉर विच द टैक्सपेयर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट, तो इट विल बी फ्रॉम जिस भी महीने में प्रोविजनल असेसमेंट कराया उसकी कब की लायबिलिटी क्या है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट, इट विल नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ व्हाट, द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द प्रोविजनल बेसिस। till the date of payment of tax। तो अब ये 20 अगस्त है तो इसकी ड्यू डेट है 20 सितंबर तक ये पैसा जमा हो जाना चाहिए। तो अब सितंबर के हो जाएंगे 10 डेज, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के और 20 फरवरी तक। तो ये नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी 153 डेज का इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। 153 डेज का इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज व्हेन एनी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया एट मोर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। ये फॉल्स है। इफ एक्सपोर्ट प्राइस is less than what, नॉर्मल वैल्यू, तभी तो डंप कर रहे हैं वो, तब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। सेफगार्ड ड्यूटी shall not be applicable on articles imported by 100% EOU or SEZ unless specifically made applicable. This statement is true. Then safeguard duty shall not be imposed on articles originating from developing country if the share of imports of that article from that country does not exceed what, 3% of total imports of that article into India। ये भी ट्रू है। और अगर एक से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं विथ ईच हैविंग लेस देन 3% शेयर, तो इन एग्रीगेट उन डेवलपिंग कंट्री से शेयर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम नोटिफाइड क्वांटिटी ऑफ एनी आर्टिकल when imported from any country into India from whole or part of safeguard duty, this is also what, true। उसके बाद देखिए तो पहला 12th का आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू रिफंड प्रोविजंस। पहला देखिए इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड इज पेएबल टू द एप्लीकेंट अंडर कस्टम्स एक्ट, ये पूछ रहे हैं, इज पेएबल टू द एप्लीकेंट ओनली इफ duty ordered to be refunded is not refunded within 3 months from the date of receipt of the application। ये ट्रू है। अगर 3 महीने के अंदर रिफंड नहीं देते then after the expiry of 3 months इंटरेस्ट मिलता है आपको 6% per annum। If the imports were made by an individual for his personal use, the amount of duty found refundable is paid to the applicant instead of being credited to the fund। ये सेक्शन 27 में दे रखा है कि भाई पर्सनल यूज के लिए तो वहां कोई अनजस्ट एनरिचमेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है और आपको ही रिफंड मिलता है। इट विल नॉट बी डिपॉजिटेड वेयर इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इट विल बी पेड टू द एप्लीकेंट। देन एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैज टू बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम पेमेंट ऑफ ड्यूटी वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट। बोला ये गलत है, देयर इज नो टाइम लिमिट। इन केस ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिफंड। देन
नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इफ रिफंड ऑफ ड्यूटी इज रिलेटेबल टू ड्रॉबैक। ये भी ड्रॉबैक है 74 और 75 का, वहां एप्लीकेंट को रिफंड मिलता है। वहां अनजस्ट एनरिचमेंट डू नॉट अप्लाई, डू नॉट अप्लाई, तो ये भी रॉन्ग है। तो थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दैट इज थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो ये अभी अपन ने डिस्कशन किया जो मॉक टेस्ट पेपर में, मतलब रिविजनरी टेस्ट पेपर के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिए। तो जो केस बेस्ड स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी से एक बार उनको अच्छी से गो थ्रू कीजिएगा।